हेलो बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर शुरू किए थे, जिसका नाम है क्या, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में श्वसन। ठीक है, इसका जो बेसिक जो था, मतलब जो इंट्रोडक्शन वगैरह थे, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। साथ में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन से स्टेप में क्या क्या चीजें होती है, कैसे एटीपी का यूज होता है, एटीपी कौन से स्टेप में बनती है, वाटर कौन से स्टेप में निकलते हैं, NADH2 क्या होती है, ये सब चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि ग्लूकोज जो रहती है वो दो तरीका से ब्रेक डाउन होता है उसका, मतलब ग्लूकोज या तो पूर्ण रूप से अपघटित होगा या तो क्या रहता है, आंशिक रूप से अपघटित होते हैं। तो उसी को हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि चाहे वो पूर्ण रूप से अपघटित हो चाहे वो आंशिक रूप से अपघटित हो, सभी में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा। मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल यूनिवर्सल है, सभी प्रकार के जीवों में एनर्जी का सोर्स होती है, वो प्राइमरी एनर्जी का सोर्स, मतलब वहां से एनर्जी बनती है इसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के द्वारा। इसको हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं उसी में एक और टॉपिक, कौन सा, अवायवीय श्वसन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन। और किण्वन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताया था इसके पहले वाले क्लास में। आज हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या होती है। किण्वन या अवायवीय श्वसन बोलते हैं, यह अवायवीय स्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण है। देखो, ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण। अपूर्ण मतलब ग्लूकोज पूरा पूरा टूटेगा नहीं, यहाँ पर जितना एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या बनना चाहिए, एटीपी जितना बनना चाहिए उतना एटीपी नहीं बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, देखना, अब ये तो बोल दिए हम लोग, तो ये किसमें होता होगा, तो एग्जांपल यहाँ पर जान रहे हैं हम लोग क्या, कि यह कई प्रोकैरियोट्स और एक कोश की यूकैरियोट्स में होती है। कई प्रोकैरियोट्स मतलब सभी प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होगा, कई में होती है, और कुछ जो यूकैरियोट्स है उसमें भी होती है, लेकिन कौन से वाले में, एक कोश की वाले में। एक कोश की का मतलब जिसके पास में सिर्फ एक ही सेल है लेकिन उसका सेल ऑर्गेनेल वगैरह मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहती है, उसको हम लोग एक कोश की यूकैरियोट्स बोलते हैं, जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले जीवों को। ठीक है, तो इसमें होती है क्या, अवायवीय श्वसन, या बोल सकते हैं किण्वन। किण्वन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है ईस्ट वाला किण्वन, है ना, और दूसरा कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड किण्वन। तो दो प्रकार के किण्वन होती है, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। ये ईस्ट है और ये क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब बैक्टीरिया को जानते होंगे, लैक्टिक एसिड जो बनाती है ना, दूध से दही वाला जानते होंगे, तो वही जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो जानते हैं इन दोनों में क्या क्या चीजें होती है, देखें। ईस्ट किण्वन को हम पहले देखते हैं कि यहाँ ग्लूकोज से बनने वाले पायरुविक एसिड को कार्बन CO2 और एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज इन प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि जो ये ग्लूकोज थी, है ना, ग्लूकोज वो क्या बनाती है, तो वो बनाती थी कैसे, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से NAD+ से NADH2 बनाती है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर लास्ट में फास्फोएनाइल पायरुविक एसिड बनाती है। और यही पायरुविक एसिड, फास्फोएनाइल पायरुविक एसिड लास्ट स्टेप में, मतलब 10वां स्टेप में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के 10th स्टेप, मतलब 10वें स्टेप में क्या बना देती है, वो पायरुविक एसिड बनाती है। ठीक है, पायरुविक एसिड बना दिया। अब ये पायरुविक एसिड का दो कहानी है, क्या, या तो वो, है ना, किस में चले जाएंगे, या तो वो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए चली जाएगी, है ना, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करने के लिए, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या किण्वन बोलेंगे इसको, फर्मेंटेशन। या तो वो जाएगी कहां पर, दूसरे तरफ, तो उसको बोलते हैं ईस्ट फर्मेंटेशन। ईस्ट फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन होती है। ठीक है, अब देखना, पायरुविक एसिड की कहानी ऐसी है कि ये 3 कार्बन से बने हुए रहते हैं, और यहाँ पर ये जब जाती है किधर की ओर में, तो ये जाती है जब ईस्ट की ओर में, तो ईस्ट से क्या बनते हैं, एथेनॉल, तो C2H5OH बनती है, यहाँ से 2C2H5OH प्लस 2CO2 निकलते हैं, प्लस 2H2O भी बनती है, प्लस साथ में 2 ATP बनते हैं। इसको मैं प्रीवियस क्लास में बता भी दिया था। लेकिन इसमें क्या होती है, लैक्टिक एसिड में, यहाँ से जब लैक्टिक एसिड चलेगा तो यहाँ से क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगी, और साथ में प्लस 2H2O तो बनेंगे ही, प्लस साथ में 2 ATP बनती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या जानेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या, कि यहाँ पर CO2 नहीं बनती, CO2 नहीं निकलती, जबकि एथेनॉल वाले में CO2 निकलती है। इससे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से प्रकार के किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड किण्वन में क्या नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, जबकि इसमें देखो एथेनॉल बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है,
और साथ में वाटर भी बन रहे हैं और साथ में क्या बनती है 2 एटीपी बन रही है। ठीक है, तो वही बात को यहाँ पर लिखे हैं। तो इस क्रिया को देखो, ईस्ट वाला फर्मेंटेशन हम शुरू में पढ़ रहे हैं, मतलब ये वाला। तो ईस्ट वाले में क्या होती है कि पायरुविक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये पायरुविक एसिड है, तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, इन दोनों में, है ना, परिवर्तन हो गया। और इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों एंजाइम को याद रखना ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछने का चांस है यहाँ से कि पायरुविक एसिड को एथेनॉल में बदलने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से एंजाइम की, करके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो कौन सा, देखो ये तो नाम पायरुविक एसिड के जैसा ही है। तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा क्या है एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। मतलब देखना, ये पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में हेल्प करती है, इसीलिए उसका नाम वैसे है। डीकार्बोक्सिलेज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाली। दूसरा एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज का मतलब जो एल्कोहल बनाती है, तो एथेनॉल एल्कोहल है। तो ये दोनों एंजाइम जब रहते हैं तभी क्या होती है, ईस्ट में क्या होती है, ग्लूकोज द्वारा, मतलब C6 है ना, यहाँ से हम लोग लिखेंगे C6H12O6, C6H12O6 डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बना देते हैं C2H5OH प्लस 2H2O प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। ठीक है, और क्या क्या हो रही है, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है, अवायवीय श्वसन, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, अवायवीय श्वसन है ये, या बोल सकते हैं ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण है ये, अपूर्ण ऑक्सीकरण। तो देखना यहाँ पर कितना बन रही है, 2 ही एटीपी बनती है, जबकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना, 36 एटीपी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बन कितनी रही है, 2 ही एटीपी बन रही है, मतलब कम बनती है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया भी गया है, एग्जाम्पल दिए, जैसे खमीर, खमीर का मतलब ईस्ट के द्वारा जो फर्मेंटेशन होती है। जब शराब की, ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, जब शराब की सांद्रता, शराब की मतलब एथेनॉल की सांद्रता लगभग कितना परसेंट, 13% तक पहुंच जाती है, तो खमीर खुद को जहर देकर मौत के घाट उतार देता है। मतलब ये है कि जब ईस्ट तो खुद ही क्या बनाती है, एल्कोहल, है ना, लेकिन जब एल्कोहल एक्सेस हो जाएंगे, ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे, तो ज्यादा कितना, तो 13%। 13% मतलब जैसे मान लो, है ना, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो 100 ml है, तो 100 ml का 13% कितना, 100 ml मतलब 100% है, तो 100 ml का 13% कितना, तो 13 ml लगभग एल्कोहल हो जाएगा ना, 13 ml इसकी सांद्रता में 13 ml लगभग हो जाएगा क्या, एल्कोहल। तो ये क्या करती है, ये ईस्ट ना खुद ही पी पा के इसको क्या कर देती है, मार देती, मौत के घाट उतार देती। मतलब ये है कि ईस्ट के लिए जहर का काम करती है वो। ठीक है, मतलब ईस्ट खुद ही बना रहा है, लेकिन ईस्ट ही खुद मर जाती है, कब, जब एल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाती है, 13% हो जाती है तब। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में कि ईस्ट अपने ईस्ट के लिए, है ना, कितनी परसेंट की जो सांद्रता है वो उसके लिए पॉइजनस होती है, जहर के रूप में काम करती है, क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना सीधे सीधा 13% बस। ठीक है, ये कोई भी शुगर मॉलिक्यूल था, ईस्ट आया, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और इधर से एथेनॉल बना रहा है, एनर्जी बना रही है 2 एटीपी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहे हैं, ये ईस्ट होती है ना। और ईस्ट क्या होती है जानते ही होंगे, तो ईस्ट होती है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बेकर ईस्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी बेकर ईस्ट होती है, या ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पर ब्रीवर्स ईस्ट बोलेंगे। और ऐसे में देखा जाएगा ना, तो ईस्ट एक्चुअल में है क्या, तो ईस्ट कवक होती है, ईस्ट कवक है। तो कौन सी कवक, तो यूनिसेलुलर कवक होती है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, है ना, यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो यूनिसेलुलर एक कोष की कवक होते हैं, हालांकि कवक में आने वाले लोग मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट अपवाद होता है, ईस्ट एक कोष की कवक होते हैं, बिना माइसेलियम के, माइसेलियम वगैरह कुछ बनाते नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल ऑर्गेनिजम्स है ये, कौन, ईस्ट जो है। ठीक है, तो बहुत सारी बात जाने हम लोग, इसके आगे और देखते हैं। सेम कहानी इसकी भी है, लैक्टिक एसिड में क्या होती है, देखना यहाँ पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है। देखो यहाँ पर पायरुविक एसिड बना है ना, इस पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदला जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइम में NADH2 का NAD प्लस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया, और साथ में क्या बने यहाँ से
2H2O बना और साथ में क्या बना, 2 ATP बने, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो बना ही नहीं, है ना। तो ऐसा किसमें होती है, जैसे कुछ बैक्टीरिया मतलब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उन लोग ऐसे काम करते हैं। जंतुओं में जब व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन अपर्याप्त होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाओं में पायरुविक एसिड लैक्टेट या डिहाइड्रोजिनेज द्वारा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को याद रखना, यहाँ पर एंजाइम है, द्वारा लैक्टिक एसिड में जमा हो जाती है। देखो जैसे मसल है, ये क्या है, लैब बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है, लैब, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये क्या करती है, नॉर्मल टाइम में पायरुविक एसिड को बदल देगी किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड में बदल देती है बैक्टीरिया, लेकिन हमारी मसल्स में, जैसे हमारे जो स्केलेटल मसल है, उसमें बार बार ऐसे व्यायाम करेंगे, अचानक से, है ना, बहुत दिन तक रेस्ट रहेंगे और अचानक से एक आध दिन हम लोग व्यायाम करने लग जाएंगे, तो इसमें हम पढ़े भी है, इसमें लैक्टिक एसिड बन जाती है। पायरुविक एसिड जो रहती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना देती है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसी कारण क्या करती है, मसल पेन करती है। तो मस्कुलर जो पेन होता है, मस्कुलर पेन, वो किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड के जमाव होने की वजह से होती है, ठीक है। और आगे देखिए, दोनों प्रकार के किण्वन में कम करने वाले एजेंट NADH+H+ को NAD+ में पुनः ऑक्सीकृत किया जाता है ना, मतलब देखो इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, NADH+H+ जो है NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है, दोनों में, दोनों प्रकार के किण्वन, मतलब लैक्टिक एसिड में भी और इसमें भी, है ना। देखो इसमें भी NADH2 है, ये एक्चुअल में वह NAD+ में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। तो पूछ सकते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है करके पूछेंगे, तो NADH2 का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज अणु के लिए किण्वन से शुद्ध एटीपी उत्पादन 2 होती है, ग्लाइकोलाइसिस से 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी का उपयोग किया जाता है। इसके पहले वाले जो प्रीवियस क्लास से हम लोग पढ़े थे, तो वहां पर पूरा बताया था मैं क्या, कि ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ कहाँ से एटीपी बनती है और कहाँ पर यूज होती है। तो कुल मिलाकर ग्लाइकोलाइसिस में ना क्या बनती है, 4 एटीपी सब्सट्रेट लेवल में बनते हैं और 2 एटीपी का यूज होता है ना। ये क्या है, बनते हैं, और दूसरा क्या होता है, इसका उपयोग होता है ना, एटीपी का क्या उपयोग। तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो नेट गेन कितना होगा, 2 एटीपी का, है ना, एटीपी मिलते हैं हमें, कहाँ से, तो ये ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, ठीक है। अभी हम लोग सबको बैलेंस शीट में जमाएंगे तो पता चलेगा कि कहाँ से कितने एटीपी वगैरह सब बनते हैं, तो इसको हमें जानना है। इसके आगे देखिए, ठीक है, किण्वन में और बात करते हैं हम लोग। किण्वन की कमी क्या है, कि ऊर्जा उत्पादन सीमित है, ग्लूकोज में 7% से कम ऊर्जा निकलती है और यह सभी एटीपी के उच्च ऊर्जा बंधन के रूप में नहीं फंसती है। खतरनाक उत्पाद, है ना, एसिड या एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। अब देखना, किण्वन तो होती है, लेकिन इसकी ना कमियां है, ड्रॉबैक रहती है। तो पहले बात भाई बताओ, एक ग्लूकोज है पूरी पूरी, और एक ग्लूकोज जब टूटती है तो कितना एटीपी बनाती, वो 36 एटीपी बनाती जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन होते। लेकिन है ना, अभी क्या है, एनारोबिक मतलब अवायवीय श्वसन, तो 36 ना बनाकर केवल कितनी एटीपी बनाती है, तो 2 एटीपी ही बना रही है। मतलब टोटल ग्लूकोज से जितना एनर्जी मिलना चाहिए 100%, उसका कितना परसेंट, 7% से भी कमी, है ना, इसको याद रखना, 7% से कमी। ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि अवायवीय श्वसन जब होती है तो टोटल ग्लूकोज में से कितने प्रतिशत से भी कम, है ना, एटीपी या ऊर्जा निर्माण होती करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो लगभग 7% से भी कम, है ना, मतलब 6 पॉइंट कुछ कुछ आता है, जब कैलकुलेट करेंगे तो, है ना, कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। मतलब 36 एटीपी में 100%, तो एक एटीपी में 100 डिवाइडेड बाई 36 कर देंगे, फिर 2 एटीपी में आ जाएगा तो इंटू कर देंगे उसको, बस, और कुछ नहीं है ना। इसको कैलकुलेशन करके मैं दिखाया भी था, है ना, देखना वैसे करके करेंगे तो 7% से कम आती है थोड़ी सी। और यह सभी एटीपी के उच्च ऊर्जा बंधन के रूप में नहीं फंसती, मतलब पूरा पूरा एटीपी नहीं बनाती है। दूसरा क्या होती है, इसके द्वारा जो बनने वाले उत्पाद है ना, उसमें एक बनती है एसिड और दूसरा बनता है एल्कोहल। तो दोनों क्या रहते हैं, बेकार के उत्पाद हैं, मतलब देखा जाए तो एल्कोहल का कमर्शियल यूज करते हैं इसलिए अच्छा है ये। बाकी एसिड का भी उपयोग कई कई जगह में होता है तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये खुद बनाती है इसीलिए उसके लिए खतरनाक हो जाती है, तो ये बात भी हमें जानना है, ठीक है। और आगे देखिए, इसमें अगला है, अब वायवीय श्वसन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अवायवीय श्वसन से जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा वहीं से पूछेंगे। अब हम लोग वायवीय श्वसन के बारे में जानते हैं, तो वायवीय श्वसन क्या होती है देखते हैं यहाँ से, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब देखना, है ना, यहाँ पर थोड़ा सी बात यहाँ पर पहले बताया गया है, उसके बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, है ना।
देखना, ग्लाइकोलाइसिस जब भी होती है तो सभी प्रकार के जीवों में होती है, चाहे वो जीव प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो या दुनिया के कोई भी जीव हो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलेगा ही चलेगा और ग्लूकोज बना देती है क्या, पायरुविक एसिड। यही पायरुविक एसिड जो रहेगी, है ना, पहले जाएगी लिंक रिएक्शन में, और लिंक रिएक्शन में जाने के बाद में वो जाती है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पर क्रेब्स साइकिल है तो लिंक रिएक्शन के थ्रू जाती है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। क्यों? क्योंकि लिंक रिएक्शन से एसिटाइल को एंजाइम ए बनना रहता है। एसिटाइल को एंजाइम ए, अभी इसको प्रॉपर्ली देखेंगे। अभी ये जानना है कि पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन से एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा, और एसिटाइल को एंजाइम ए किसमें चली जाएगी, क्रेब्स साइकिल में चली जाती है। और ये क्रेब्स साइकिल आगे की ओर बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 3 लोग और इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? ये दूसरा नंबर में लिंक रिएक्शन, तीसरा नंबर में क्रेब्स साइकिल, और चौथा नंबर में कौन सा, ईटीएस। जबकि अवायवीय जीवों में क्या होता है, जो अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है और उसके द्वारा 2 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि ये पूरा जब चलेगा ना पूरा, तो 36 एटीपी मिलेंगे हमें। और हम वही पढ़ रहे हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय श्वसन। तो देखना इसमें क्या होगा, यह ऑक्सीजन से CO2 पानी और ऊर्जा को मुक्त करने वाली उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण है। मतलब हम रिएक्शन को जानते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये टूटती है तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP ये क्या करती है, बनाती है, या बोल सकते हैं हम लोग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाती है। मतलब बोले कि यहाँ पर ग्लूकोज के जो एक अणु है, इसका पूर्ण क्या हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण। और जब भी पूर्ण ऑक्सीकरण होती है तो क्या होती है, पूरा पूरा एनर्जी जितना बनना चाहिए ग्लूकोज से, जितना एनर्जी मिलना चाहिए उतना एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये होती है। तो देखना इसमें, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाती है, ऊर्जा मुद्रा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। देखो जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो एनर्जी मिल रही है मुझे। एनर्जी क्या किस फॉर्म में मिल रही है, एटीपी के फॉर्म में। तो एनर्जी आ कहाँ से रही है, तो मेरे पूरे सेल के अंदर में सेलुलर ब्रेकडाउन चल रहा है, मतलब ग्लूकोज टूट रहे हैं, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, और मुझे क्या मिलते जा रही है, एटीपी मिलते जा रही है। ठीक है, तो यह सब प्रक्रिया किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन की जब भी बात करेंगे तो कौन से कोशिकांग में होती है पूछेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, जबकि हम लोग क्या जाने थे कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है कहाँ होती है, प्रीवियस क्लास में हम लोग जाने थे, तो ये कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म दुनिया के सभी जितने भी जीव हैं उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा रहती है। साइटोप्लाज्म रहते ही रहते हैं पूरे सभी जीवों में। तो सभी जीवों में साइटोप्लाज्म है, तो ग्लाइकोलाइसिस भी तो सभी जीवों में होता होगा। तो सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है, लेकिन ये जो और बताया ना, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और एटीएस, सभी जीवों में नहीं होता। वो उसी में होंगे जिसमें क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना। तो ये बात हम लोग जाने। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। इसके लिए पायरुवेट या ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाता है ना। वही बात है भाई, देखो ग्लूकोज डायरेक्टली टूटते नहीं है, स्टेप बाय स्टेप टूटता है। तो ये जो पायरुविक एसिड, या इसको हम लोग है ना क्या बोलते हैं, पायरुवेट भी बोलते हैं, पायरुवेट बोल दिया जाए या पायरुविक एसिड, दोनों एक ही मतलब होती है। एट लगा देते हैं उसमें, एक एसिड की जगह में एट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड में लैक्टेट बोल देते हैं उसको। जैसे और भी बहुत सारे अभी आएंगे, जैसे ऑक्सलो एसिटिक एसिड आएंगे तो उसको ऑक्सुलेट बोल देते हैं। मैलिक एसिड आएंगे उसको मैलेट बोल देते हैं। फ्यूमेरिक एसिड आएगा उसको फ्यूमरेट बोल देते हैं। तो अलग अलग उसको बोल देते हैं। यहाँ पर पायरुवेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पायरुविक एसिड को पायरुवेट बोल रहे हैं। तो है ना, वही पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। वही साइटोप्लाज्म से होकर अब वो किसमें चला जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही डायग्राम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद इनर मेम्ब्रेन में एटीएस चलती है। तो ये सबको हम लोग एक बार वापस से देख लेंगे, है ना। उसी से क्वेश्चन में पूछा था नीट 2024 में, है ना, प्रीवियस क्लास में बताया भी था। तो ये सब के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। और ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कहाँ पर साइड पहले याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये मैट्रिक्स जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सब चीज क्रियाएं जो है होने वाली है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है।
देखना एरोबिक रेस्पिरेशन की महत्वपूर्ण घटना क्या है कि सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को चरणबद्ध तरीके से हटाकर पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को छोड़ दिया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन की जनरली बात कर रहे हैं और कैसे होती है उसको अभी पढ़ेंगे। एटीपी के एक साथ संश्लेषण के साथ H परमाणुओं के हिस्से के रूप में हटाए गए इलेक्ट्रॉनों को आणविक O2 में पारित करना यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। ठीक है, पहले थ्योरी जानते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि कहाँ पर से क्या क्या हुआ। पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करता है और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से गुजरता है। इसके लिए NAD+ और कोएंजाइम ए जैसे कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से 2 NADH अणुओं का उत्पादन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए तब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है। सीधी सी बात है ना। देखो, हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में बदल दिए हैं और पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और पढ़े भी रहते हैं ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट, मतलब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बना हुआ रहता है किसका, पायरुविक एसिड का या पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल। अब इन दोनों मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से निकलकर किसमें जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जब जाती है वो, तो कहाँ पर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के, है ना, तो उसको भी जानते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में क्या बना है, पायरुविक एसिड या बोल सकते हैं पायरुवेट बना है। अब यही पायरुवेट जो रहेगा, है ना, जाएगी कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। देखो चूंकि ये है ना, ये अंदर जा रही है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स वाला भाग होता है, इसी मैट्रिक्स के पास में जाना है इसको पायरुवेट को। तो मैट्रिक्स में जाती है, लेकिन मैट्रिक्स में जाने के बाद में डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते, उससे पहले चलेगी पहले क्या, लिंक रिएक्शन। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको, है ना, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन है क्या, तो पहले बात तो लिंक रिएक्शन क्या है जानते हैं। तो ये पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने वाली क्रिया है, में बदलने वाली क्रिया, बदलने वाली अभिक्रिया या क्रिया बोल सकते हैं, रिएक्शन का मतलब क्रिया होता है। तो पायरुविक एसिड को किस में बदल रही है, पायरुवेट को बदल रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल रही है, कौन, लिंक रिएक्शन बदल रही है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो देखना यहाँ पर पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड कोएंजाइम A+NAD+ का यूज करके मैग्नीशियम+2 आयंस के प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी आएगा यहाँ पर, और इससे क्या बना रही है वो, तो बनाती है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और बदले में यहाँ से क्या निकलते हैं, CO2, और यहाँ से बनती है क्या, NADH2। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना, कैसे, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना मुख्य उद्देश्य था, क्यों, क्योंकि यही जो रहती है किसमें जाएगी, क्रेब्स साइकिल में जाएगी। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात को भी जानना है। तो जैसे यहाँ से जब निकलेगी ना, तो यहाँ से CO2 निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि पायरुविक एसिड 2 होते हैं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली जो बात करते हैं ना हम लोग, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली बात को कैलकुलेट करना है हमें, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्या बताया कि जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का यूज होता है तो क्या निकलते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसमें से 6 कार्बन डाइऑक्साइड में से 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से निकलता है। ठीक है, हम लोग इसको भी पूरा कैलकुलेट करेंगे कि 6 निकलना चाहिए, यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और दूसरे में क्या बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर NAD+ रिड्यूस होके बना देती है क्या, NADH2 या NADH+H+ बनाती है। चूंकि ये भी कितनी है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 बनना चाहिए, तो यहाँ से बनती है क्या, 2 NADH2। और प्रीवियस क्लास में मैं बताया था, एक बार एक NADH2 जब टूटती है तो कितने ATP बनती है, 3 ATP बनते हैं, है ना। तो ये तो बाद की बात है, आगे पढ़ेंगे। तो एक NADH2 रिड्यूस होके कितने ATP बनाती है, 3 ATP बनाती है। ये बात को मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था, और आगे हम लोग जानेंगे भी इसके बारे में कि एक NADH2 जब टूटती है 3 ATP बनती है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 NADH2 है। तो बताओ यहाँ से 3 है ना, एक से बनती है तो 2 से कितनी बनेगी,
तो 6 एटीपी यहाँ से बनते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि कुल मिलाकर लिंक रिएक्शन में हुआ क्या। तो लिंक रिएक्शन में हम जाने कि यहाँ से हमें क्या मिला, 2 CO2 मिला, लिंक रिएक्शन से 2 CO2 मिला, और क्या मिला, 2 NADH2 मिला है। ठीक है, इसको याद रखना है। और क्या मिलता है, और मिलता है हमें एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए मिला। तो ये तीनों लोग मिलते हैं लिंक रिएक्शन से। और लिंक रिएक्शन है क्या, तो लिंक रिएक्शन है पायरुवेट या पायरुविक एसिड का एसिटाइल को एंजाइम में बदलने की जो प्रक्रिया है वही लिंक रिएक्शन है। और ये लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ पर होती है, तो ये होती है मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली घटनाएं हैं ये। और इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है ना, उसको भी याद रखना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम चाहिए। और इस एंजाइम को एक्टिव होने के लिए भाई मैग्नीशियम आयन चाहिए, कोफैक्टर होते हैं हम लोग। कोई भी एंजाइम को एक्टिव करने के लिए मेटालिक आयन, मेटालिक कोफैक्टर होते हैं, मेटल है ये। तो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिव करने के लिए कौन सा आयन की जरूरत पड़ती है, करके क्वेश्चन पूछेंगे तो मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, नहीं रहेगा तो कन्वर्जन, इसका एंजाइम जो है काम करना है ना, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो ऐसे एसिटाइल को एंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड NADH2 में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही बात को इन लोगों ने लिखा है कि एसिटाइल को एंजाइम ए जैसे ही बनती है तब जाके वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA चक्र, या इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को क्रेब्स चक्र, इसी के नाम है, किसके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के। ठीक है, तो जान गए हम लोग, इसका आगे और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब भाई सबका फेवरेट वाला टॉपिक है ये, है ना, कौन सा, क्रेब्स साइकिल वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है तो इसमें हमें जानना है। तो देखते हैं TCA चक्र या क्रेब्स चक्र। TCA चक्र ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या क्रेब चक्र के, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, 3 नाम है इसके। ठीक है, पहला नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दूसरा नाम क्या है, क्रेब साइकिल, और तीसरा नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो तीनों में से कोई भी नाम को देंगे हमें बताने आना चाहिए, तीनों एक ही है। इसको सबसे पहले हेंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। क्रेब मतलब केकड़ा नहीं है ना ये। ठीक है, तो हेंस क्रेब द्वारा क्या किया गया था, स्पष्ट किया गया था, इन्होंने ही बताया। तो ये जो भाई साहब है दिखाई दे रहे हैं, वही क्या, हेंस क्रेब है, इसने ये चीज बताया है। ठीक है, तो देखते हैं इसने क्या क्या चीजें बोला है, तो उसका हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले है ना यहाँ पर ग्लूकोज, है ना, यहाँ से क्या बना, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा क्या बने, ग्लूकोज पायरुवेट बनाया, मतलब पायरुविक एसिड बनाया। अब यहाँ पर पायरुवेट जो एसिटाइल को एंजाइम बनाया, किसके द्वारा, लिंक रिएक्शन द्वारा, लिंक रिएक्शन द्वारा, है ना, द्वारा को भी लिखो यहाँ पर, द्वारा ये से बन गए हम लोग, है ना, बना दिए एसिटाइल को एंजाइम ये बना दिए। अब यही एसिटाइल को एंजाइम ये जो है कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। भाई अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का, पायरुवेट एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन। अब ये वाले कितने कार्बन के हो गए, 2 कार्बन के हो गए। तो कैसे हो गया ये, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं तो 3 कार्बन एक रहता है, 3 कार्बन दूसरा रहता है, तो कुल मिलाकर 3 कार्बन ही होती है एक पायरुवेट। और इसी से जब बनती है, तो इससे पहले हम लोग देखे तो यहाँ से देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में निकलती है, बताया, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में निकलती है, तो 2 बार में 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो एक एसिटाइल को एंजाइम में बनाया तो 2 ही कार्बन तो हो जाएगा, एक तो निकल गया, 3 पहले थे, एक निकल गया, तो 2 ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो 2 कार्बन होती है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको याद करने का ट्रिक जानेंगे, है ना, कैसे याद रख सकते हैं। तो देखना, ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो होती है ना, ये 4 कार्बन की रहती है, और इधर से जब 2 कार्बन के एसिटाइल को एंजाइम में आते हैं, तो 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन मिलकर 6 कार्बन हो जाती है, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन मिलकर 6 कार्बन का कंपाउंड बनाती है, कौन सा, सिट्रिक एसिड साइकिल, मतलब सिट्रिक एसिड बनाती है। फिर सिट्रिक एसिड के बाद में यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल रही है, तो भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी यहाँ से, तो बताओ मुझे कि इसके बाद बनने वाला जो रहेगा उसमें एक कार्बन की कमी हो जाएगी, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली तो ये कितने कार्बन की हो गई, 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन की अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। पहले कार्बन को ही गिनो यहाँ पर, उसके बाद दूसरे स्टेप में, कौन से स्टेप में क्या होते हो जानेंगे। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनती है कितने कार्बन की, 5 कार्बन की बनती, क्योंकि एक कार्बन निकल गया यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड,
फिर यहाँ से अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनेगा, तो फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इस बार अब इन लोग कितने कार्बन के हो जाएंगे, 4 कार्बन के हो जाएंगे, है ना। और 4 कार्बन के बाद में यही 4 कार्बन रहेगा, सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में बदल जाएगा, फिर ऑक्सलो एसिटिक एसिड बन जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर, है ना, याद रखने वाली जो चीजें है 1 2, है ना, यहाँ पर 3, और कौन सा ये चौथा नंबर है, और ये कौन सा नंबर, 5वां नंबर। तो 5 मेन है। उसके अलावा बीच में और भी आइसोमेरेस के फॉर्म में और भी क्या आते हैं, एसिड आते हैं। और इसमें मेनली 3 एसिड होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जितने भी एसिड है उसमें ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे, है ना, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और ये सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो, है ना, एसिड ही है पूरा पूरा। मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ये तीनों में, है ना, क्या रहते हैं, कार्बोक्सिलिक वाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, है ना। और देखना, ये तो मैं बता दिया, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर नाम दे दिया, लेकिन हम ये जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है। तो CO2 निकलती कहाँ से, CO2 निकलती कहाँ से है, तो भाई सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो में जब जाती है तब निकलती है। और दूसरा क्या है, अल्फा कीटो से, है ना, किसमें जब जाती है, तो सक्सिनिक एसिड में जाती है, तो इस CO2 निकलते हैं। अब NaDH2 कहाँ बनते हैं, कौन से स्टेप में, कौन से स्टेप, तो इसको याद रख पाना मुश्किल है, इसी के लिए तो, है ना, अभी पढ़ेंगे। तो ये अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड देखो कहाँ कहाँ बन रही है, तो यहाँ पर भी सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो में बन रही है, और यहाँ पर दूसरा नंबर और कहाँ पर बन रही है, अल्फा कीटो से। अल्फा कीटो से फिर से कहाँ पर, सक्सिनिक एसिड के पास में बन रही है। उसके अलावा ये कहाँ पर बन रही है, मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनती है, वहां पर भी NaDH2 बनते हैं। तो कुल मिलाकर एक चक्र में कितने एटीपी बनते हैं, कितनी NaDH2 बनती है, तो NaDH2 की संख्या कितनी होगी, 3 3 बनती है एक चक्र जब चलती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होती है, तो देखो FADH2, FADH2 कौन से में निकलती है, तो ये सक्सिनेट से लेकर मैलेट में जब बनती है तब निकलती है ये, है ना। कौन, FADH2 कितनी बनती है, एक बन रही है, और एक चक्र में एक ही बनती है ये, है ना, यहाँ पर ही। उसके अलावा ATP या GTP के फॉर्म में बनती है वो, है ना, ATP GTP कहाँ पर बनती है, कहाँ पर, तो GTP कहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो अल्फा कीटो से सक्सिनिक एसिड में। तो अल्फा कीटो, यही सब क्वेश्चन तो पूछते हैं कौन कहाँ से बनती है वाला। तो एक बार जब चक्र चलता है तो एक GTP बोलते हैं, इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरीकरण, फास्फोरिलीकरण, रिलीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलीकरण मतलब बोला जाए कि ओवरऑल हम देखें ना, तो क्या एक चक्र में क्या क्या हुआ, एक चक्र में जब क्रेब्स साइकिल एक चक्र चलती है तो क्या क्या होती है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, 3 NaDH2 बनते हैं, हो गया, एक FADH2 बनती है, हो गया। उसके अलावा एक GTP बनते हैं, है ना, ये भी जान गए हम लोग, एक GTP बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, एक GTP यहाँ पर बन रही है। अब बताओ, यही सब चीजें हो रही है यहाँ पर, है ना, 2 CO2 निकल रहे हैं, 3 NaDH2 बन रहे हैं, एक FADH2 बन रही है, एक GTP बन रहा है, ये सब चीज बन रहा है। लेकिन ये चक्र चलती है कितने बार, पता है, 2 बार। ये चक्र चलती है कितने बार, इंटू 2 कर देंगे तो ये 2 बार चलती है। क्यों, क्योंकि भाई एसिटाइल को एंजाइम में 2 होती है, पायरुवेट ही खुद कितने हैं, 2 है, तो ये एसिटाइल को एंजाइम ये भी तो क्या होंगे, 2, तो बाकी सब लोग भी तो 2 2 हो जाएंगे, तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे सभी में। तो बताओ यहाँ से ओवरऑल बात करें हम लोग तो 4 CO2 निकला, है ना, और 3 और 2 नहीं 6 NaDH2 बने, है ना, 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 2 FADH2 बने और 2 GTP बना। और चूंकि हम जानते हैं कि एक NaDH2 जब टूटती है 3 ATP मिलती है, तो 6 जब टूटेंगे तो 6 18 ATP यहीं से मिलेंगे।
ठीक है। और ये देखो 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला है क्रेब साइकिल से, और 2 जो रहती है ना यहाँ से निकलती है। देखो लिंक रिएक्शन से 2 निकली है और 4 निकलती है क्रेब साइकिल से। कुल मिलाकर 6 जो हम पढ़े थे ना, कहाँ पर 6 पढ़े है ना, कहाँ पर 6 पढ़े, यहाँ पर जो 6 पढ़े वो पूरा पूरा फुलफिल हो जाता है। मतलब पूरा जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलना था पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो क्रेब साइकिल के थ्रू निकलती है। अब ये तो कठिन है ना, ये सब चीज तो बता दिया वरना है ना, कहाँ कहाँ से कैसे निकलती है। लेकिन इसको याद रखने का है ना, हमारे पास में एक ट्रिक है, एक लाइन से हम लोग याद रख सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे याद रखते हैं इसको। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये किसके नाम है, ये सभी नाम किसके हैं, तो ये क्रेब साइकिल के ही नाम है सभी, ठीक है। साइट जानेंगे, क्रेब साइकिल का साइट क्या है, तो साइट जानते हैं हम लोग कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पर, तो मैट्रिक्स में होने वाली रिएक्शंस है, मैट्रिक्स में। और मुझे लगता है कि ये है ना बीएससी एमएससी से लेकर हर एक जगह में रहती है क्रेब साइकिल, है ना, और सब जगह परेशान करती है लोगों को। तो है ना, यहाँ से हम जानेंगे कि यहाँ अब पढ़ लेंगे तो उसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो इसके लिए हमें क्रेब साइकिल तो जान गए, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, एसिटाइल को एंजाइम ए चाहिए, जो लिंक रिएक्शन से बन के आती है ना। तो ये कहाँ से आती है, तो लिंक रिएक्शन से। तो लिंक रिएक्शन में किसके द्वारा, तो लिंक रिएक्शन में पायरुवेट के द्वारा। पायरुवेट जो रहती है 3 कार्बन की बनी हुई रहती है, और लिंक रिएक्शन से आती है तो एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन की हो जाती है, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं। और पायरुवेट आए हुए रहते हैं कहाँ से, तो ये आए हुए रहते हैं किससे, तो ग्लाइकोलाइसिस से। तो ग्लाइकोलाइसिस से कहाँ से, तो ग्लाइकोलाइसिस में किससे, तो ग्लूकोज से। ग्लूकोज कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन से पायरुवेट बना ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, और उसके बाद में यहाँ से बना हुआ है क्या, लिंक रिएक्शन से आया एसिटाइल कोएंजाइम में, और यही एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करेगा किसमें, क्रेब साइकिल में जाएगा, क्रेब साइकिल में जाएगा, ठीक है। अब देखना है इसको। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक याद रखते हैं, क्या कौन सी वाली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ सी सी आई लिखेंगे, है ना, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे ओ अल्फा लिखेंगे, और उसके बाद फिर से स्लैश लगाएंगे, एस एस एफ एम से याद रखेंगे, मतलब एक ही लाइन है ना, कौन सी, ओ सी सी आई ओ अल्फा एस एस एफ एम से याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब पहले सबसे पहले तो हम लोग कार्बन का नंबरिंग करते हैं, तो कैसे नंबरिंग, तो ये देखो ना, ये ऑक्सिलो एसिटिक जो एसिड रहती है वो कितने कार्बन की रहती है, 4 कार्बन की, और यहाँ से एसिटाइल को एंजाइम में यहीं पर आती है, और जब यहाँ पर आएगी तो 4 कार्बन 2 कार्बन मिलकर कितने कार्बन के हो जाएंगे, तो इन लोग हो जाते हैं कितने कार्बन के, तो इन लोग होते हैं का कितने, तो इन लोग हो जाते हैं 6 कार्बन के। क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन ये 4 कार्बन मिलकर कितने कार्बन बना दिए, 6 कार्बन बना देते हैं, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, तो बताओ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कितने कार्बन की हो गई, 5 कार्बन की हो गई, ठीक है। अब ये 5 कार्बन के बाद में फिर से यहाँ से एक मॉलिक्यूल आप क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, तो ये बताओ यहाँ से इधर वाले लोग कितने कार्बन के हो जाएंगे, 4 कार्बन के हो जाएंगे, जबकि ये वाला भी 4 कार्बन की है, इसी का ही भाई है इधर, ठीक है, ये भी 4 कार्बन की है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से, तो इस लाइन से OCCIO अल्फा SSFM से याद रखना, OCCIO अल्फा SSFM, है ना। अब उसमें अब हमें ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से स्टेप में निकलते हैं, ये पता चल गया, ये क्या है, और O और अल्फा के बीच से निकलती है, और अल्फा और S के बीच से निकलती है, ये जान गए हम लोग। अभी लोग क्या है इसको लिखेंगे भी इधर, है ना, कि इनका सबका क्या नाम होता है, ये बात हम लोग जान गए। अब दूसरा ये जानना है कि देखना, ये जो होती है यहाँ से, जैसे जहां जहां पर स्लैश है वहां वहां से क्या निकलती है, NaDH2,
यहाँ भी स्लैश, यहाँ भी क्या निकलेंगे NaDH2, और यहाँ पर इस लास्ट में, लास्ट का मतलब इसके और इसके बीच में, यहाँ से भी क्या निकलेंगे NaDH2। NaDH2 की कहानी खत्म है ना। इसको यहाँ पर इस पर भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे, ठीक है। स्लैश के बाद वाला, स्लैश के बाद वाला में हमें याद रहेगा, ये स्लैश है। स्लैश के बाद यहाँ पर से क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है NaDH2 निकली, और यहाँ पर भी क्या हुआ NaDH2 निकला, और यहाँ पर भी क्या हुआ NaDH2 निकले, ठीक है, निकल गए। उसके बाद में देखना, अब इस ऐप से जस्ट पहले है ना, इस ऐप से जस्ट पहले निकलती है FADH2। इस ऐप से जस्ट पहले क्या निकलती है FADH2, और दोनों एस के बीच से निकलते हैं GTP। दोनों एस के बीच से क्या निकलते हैं GTP, मतलब देखो एस एस, दो एस के बीच में GTP निकलते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि सब्सट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन में क्रेब साइकिल के कौन से स्टेप से GTP निकलती, पूछते हैं। तो दोनों एस के बीच से निकलती है, एफ से जस्ट पहले FADH2 बनती है। NaDH2 कहाँ से निकला बता दिए, है ना। कार्बन की संख्या भी उसकी कितनी होती है वो भी बता दिए। तो कुल मिलाकर अब हमें ये जानना है कि जब क्रेब साइकिल कितने बार चलती, एक बार, इससे ही क्वेश्चन पूछते हैं एक बार चलती है से। हालांकि वो दो बार चलती है, कैसे, क्योंकि दो एसिटाइल कोएंजाइम ये दो ही रहता है, क्योंकि पायरुवेट दो रहते हैं इसीलिए। तो एक बार जब चलती है तो हमें क्या क्या मिला बताओ, तो हमें मिले 2 CO2 मिले, ठीक है। हमें कितने NaDH2 मिले, तो 3 NaDH2 मिले। कितने FADH2 मिले, तो एक FADH2 मिला। और कितने GTP मिले, तो एक ही GTP मिला। कितने में, एक बार चलने में। और यदि हम दो बार की बात करेंगे तो दो बार करेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ से इंटू 2 कर देंगे। तो इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 4 CO2 मिलेंगे, और कितने 3 NaDH2 मिलेंगे, और कितने 2 FADH2 मिलेंगे, और कितने 2 GTP मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक क्रेब चक्र चलने से ये सब चीजें मिलती है, मतलब एक बार चलने से ये मिलती है, दो बार चलेंगे तो ये मिलेगी, और दो बार चलती है क्यों, क्योंकि दो रहती है, ये 2 इंटू कर देंगे, हर जगह 2 है, 2 इंटू। समझ आया कि नहीं आया। ग्लूकोज कितने रहते हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, और ये सब कहानी होती रही है ना। तो इन सब का नाम भी जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सलेट बोलते हैं, या ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ऑक्सलेट। अरे क्या है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रेट। सिस एकोटिनिक एसिड होती है ये, सिस एकोटिनिक एसिड है ये। आइसोसिट्रिक है, या आइसोसिट्रेट भी बोलते हैं, आइसोसिट्रेट। ऑक्सिलोसक्सिनेट, ठीक है। ये क्या है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और ये क्या है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। और ये क्या है, सक्सिनिक एसिड है, मतलब सक्सिनेट है, सक्सिनेट। और ये होती है क्या, फ्यूमरेट, या फ्यूमेरिक एसिड भी बोलते हैं, या फ्यूमरेट भी बोल सकते हैं इसको, फ्यूमरेट। और ये मेलिक एसिड होती है, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैलेट। हमें तो चार ऑप्शन वाले, है ना, हमारा जो पेपर है हमारा तो चार ऑप्शन वाले रहते हैं। हमें क्या, इन सब का नाम भी याद नहीं रखेंगे तो हमें क्या लेना देना नाम से। हमें तो एक लाइन याद रखना है, क्या लाइन, कि OCCI O अल्फा SSM, है ना, OCCI O अल्फा SSM से याद रख लेना है। और जब भी क्वेश्चन आएगा क्रेब साइकिल से तो कभी गलत नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि देखना, पहले बात तो कार्बन के नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कितने कार्बन का है। तो भाई एक अकलौता जो है ना, ये कार्बन, 5 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होता है, कौन, ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होती है ना, ये क्या है, केवल अकेला कितने कार्बन का बना, 5 कार्बन का बना कंपाउंड या बना यौगिक है ये। अकेला क्रेब साइकिल में पूरे कितने कार्बन का बना हुआ यौगिक है, 5 कार्बन का बना हुआ यौगिक है। बाकी लोग तो बहुत सारे, इन लोग 6 कार्बन के हैं, बाकी लोग 4 कार्बन के हैं। 6 कार्बन के 1 2 3 4, 4 लोग 6 कार्बन के हैं, और 1 2 3 4 5
5 लोग 4 कार्बन के हैं और एक ही अकेला क्या है अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड, एक अकेला 5 कार्बन का बना हुआ यौगिक है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से स्टेप से निकलती है पूछते हैं। तो ओ और अल्फा के बीच में, यदि ओ नहीं दिया रहेगा या आई नहीं दिया रहेगा तो इस सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा सीधा सीधा, है ना, ये दोनों के बीच में नहीं दिया रहेगा तो लेकिन याद रखना कि ये जो है ऑक्सोलोसक्सिनेट के बीच से निकलती है और अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड के बीच से कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, तो अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड और सक्सिनिक कोएंजाइम ए के बीच से निकलती है। ठीक है, ये जान गए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है वो भी जान गए। दोनों स्लैश के मतलब दोनों जहां पर दो स्लैश है उसमें से क्या निकलती है, NADH2 बनती है। तो NADH2 कौन कौन से स्टेप में बनती पूछेंगे, तो I और O के बीच में बन रही है, और अल्फा और S के बीच में बन रही है, और M और O के बीच में बन रही है, क्योंकि ये साइकिल ऐसे रहती है। ठीक है, हम इस साइकिल को ऐसे क्या कर दिए, ऐसे था ये पूरा गोल, है ना, उसको हमने तोड़ मड़ोड़ के ऐसे कर दिए है सीधा सीधा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछ दिए। दूसरा पूछेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कौन सी स्टेप में होता है। सबस्ट्रेट लेवल है, सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल बोलने का मतलब क्या होता है भाई, जो डायरेक्टली जीटीपी बन जाती है। अब देखना NADH2 अभी ATP या GTP नहीं बनाए हैं, ये जब ना ETS में जा चला जाएगा तब जाके वहां पर ATP बनाएंगे। अभी तो ATP नहीं बना है ना, डायरेक्टली ATP या GTP जो मिलती है ना, डायरेक्टली सीधा सीधा मिल जाता है बिना कुछ किए, तो उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बोलते हैं। तो क्रेब्स चक्र के एक चक्र के दौरान में सिर्फ एक ही मिलती है ना सबस्ट्रेट लेवल में, देखना यहाँ पर, जबकि 2 बार चलेगा तो 2 मिलेगी। क्वेश्चन क्या पूछा उसके हिसाब से आंसर देना है हमें, मतलब ये बोलना है कि क्या बोला गया है, एक बार के चक्र में बोला गया है कि 2 बार के चक्र में बोला गया है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना रहता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन दोनों S के बीच में है GTP, है ना, दोनों S के बीच में GTP और F से पहले FADH2। बताओ, इतना इजी है इसको याद रखना, है ना, बहुत इजी है, एकदम इजी है ना। इसको याद रखने से हमें क्या मिलेगा, 1 से 2 नंबर, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब 4 से 8 नंबर लगभग, है ना, पूछते पूछते हैं क्रेब्स साइकिल से। कहाँ पर होती पूछ देते हैं, है ना, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है ये सब रिएक्शन जो होती है। ठीक है, तो ये सब चीज भी हम लोग जाने, है ना। ये सब जो याद रखने का जो ट्रिक जो बताया, क्या OCCI अल्फा SSFM 3-4 बार लिख के देखेंगे, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद में ये सब चीज को बना ही सकते हैं, है ना। तो जो भी चीज यहाँ पर मैं बताया हूँ कि जो दो, है ना, 2 CO2 बनती है, 3 NADH2 बनती है, एक FADH2 और एक GTP, ये एक चक्र के दौरान बनती है, ये बात हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो एक क्रेब्स साइकिल है, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है। क्रेब्स चक्र को हम लोग जान गए, है ना। इसके बाद और देखते हैं, जो भी यहाँ पर बात बताया मैं, यहाँ पर पूरी थ्योरी को लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, जो भी है ना, जो भी कन्वर्जन होते रहता है ये सब चीजें, है ना, इसको कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है, पूरा बात जो है अलग स्टेप बाय स्टेप पूरे लिखा गया है, जो बात को मैंने वहां पर बताया सब चीजें को। ठीक है, क्रेब चक्र को ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, है ना, क्या है यहाँ पर, देखो ऐसे दिखाई देती है ये क्रेब साइकिल। ठीक है, इसीलिए लोग इससे डर जाते हैं और, है ना, डर के छोड़ देते हैं। तो डरना नहीं है ना, क्या करना है, सामना करना है, तभी तो डर दूर होगा। कि क्या है एक्चुअल में जानना है हमें। तो क्रेब चक्र का विस्तार है ये, पूरा देख सकते हैं हम लोग। पाइरुवेट से देखो कैसे सक्सेनिल कोएंजाइम, स्टेप बाय स्टेप चलना है, उधर अभी नहीं जाना है। ठीक है, अभी उधर जाना ही नहीं, अभी कहाँ पर रहना है, हमें पाइरुवेट से मतलब है। ऐसे इधर से इंटर करते हुए जाएंगे तब तो सबको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब अचानक से, अरे भाई ये क्या डायग्राम आ गया अचानक से, है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर क्या हो रही है, ये तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबके मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पर बताया हुआ है ना, कौन क्या है, यहाँ पर लिख भी दिया है कि कौन सा सिंबल क्या चीज को बताता है, वो भी बात बता दी है। पाइरुवेट से देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रही है, और यहाँ से देखो CO2 निकलती हुई दिखाई दे रही है, NADH2 बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम पढ़े, है ना। उसके बाद ये ओ से लेकर सिट्रेट के बीच में आती हुई दिखाई दे रही होगी। तो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की बनी हुई दिखाई दे रही होगी, है ना, 2 कार्बन की बनी हुई, कितने कार्बन के, 2 कार्बन की बनी हुई दिखाई दे रही है। अब यही 2 कार्बन इसके 4 कार्बन से मिलकर सिट्रेट बना रही है, कितने कार्बन की, 6 कार्बन के बना रही है। बाकी सब 6 कार्बन के बन रहे हैं, ये पूरे 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन के हैं। लेकिन यहाँ से एक CO2 फिर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो कितने कार्बन के हो गए, 5 कार्बन। फिर से CO2 निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो कितने कार्बन के हो गए, 4 कार्बन। बाकी पूरा इधर क्या है, 4 कार्बन। कार्बन को तो पहले जान लेना है, जब कार्बन को जानेंगे तो आधा काम हमारा ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा नंबर में हम जानेंगे कि कौन सी स्टेप से क्या क्या चीजें बनती है, वो सब चीज भी जानेंगे हम लोग। यहाँ से देखो वाटर मॉलिक्यूल भी निकलती हुई दिखाई दे रही है,
दो तो वहां पर निकलती ग्लाइकोलाइसिस में, यहाँ पर से भी वाटर निकलती है ना। और कहाँ पर वाटर निकलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर वाटर है, और कहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। और कहाँ पर वाटर है, तीन जगह में वाटर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो दो बार चलती है तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलते हैं, 6 जो निकलती है यहीं से निकलती है, ठीक है। तो ये हम लोग जान गए। और उसके अलावा NaDH2 तो बता ही दिया कहाँ कहाँ से कैसे निकलती है वो सब चीजें। तो उसको जो हमारा जो बताया है ट्रिक, उसको याद रखेंगे हम लोग, तो है ना हमारा पूरा क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी से हर क्वेश्चन बनेगा, जो भी क्वेश्चन पूछता है नीट जो है ना, इसी से ही बनते हैं, एक लाइन से। एक लाइन हमारा याद रहेगा, सब बन जाएगा। NaDH2 कौन से स्टेप्स निकलते हैं, कितने निकलते हैं, वो तो बता ही दिया कितने निकलते हैं, एक बार में, दो बार में कितने निकलती है, पूरा बात बता दिया मैंने, ठीक है। तो इस चक्र को देखकर जो डरने वाले लोग हैं, इसको डर का सामना करना है, डरना नहीं है, ठीक है। ऐसे दिखाई भली दे रहा है लेकिन ईजी है, सिट्रिक एसिड साइकिल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात जो है आधी अधूरी है। तो आधी अधूरी कैसे, तो हम तो अभी पूरा पूरा एटीपी कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब चीज हम लोग नहीं जाने हैं, है ना। पूरा एटीपी 36 एटीपी कहाँ पढ़े पूरा, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। जब एक NaDH2 का रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलती है, तो 3 ATP बनते हैं भाई, है ना। इसको पूछ सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। एक NaDH2 के रिडक्शन से 3 ATP बनते हैं। और एक और चीज है क्या, एक FADH2 से क्या बनती है, 2 ATP बनती है जब ये टूट जाती है तब। और GTP क्या है, GTP तो खुद ATP ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट ट्राई, ट्राई का मतलब वैसी उसी का ही है। एडेनिन वैसे भी किसका भाई रहता है, एडेनिन थाइमिन भाई रहते हैं। एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन होते हैं, जानते हैं ना, एडेनिन और गुआनिन क्या, प्यूरिन, दोनों भाई भाई हैं, है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो, ये जीटीपी भी बोलेंगे तो वो भी क्या है, एटीपी ही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। तो देखते हैं इसका ये होती कहाँ पर है, वो पहले बात जानना है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर होती है ये। तो याद रखना ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में चलने वाली जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, ETS, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब फिर से इलेक्ट्रॉन आ गए, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होगा सबका, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन वगैरह सब निकलते जाएंगे, सबका ऑक्सीडेशन होते जाएगा। पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसको जानेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली ETS आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में मौजूद उपापचय मार्ग है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक में जाता है, मतलब एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं। या ऑक्सीकरण द्वारा NaDH प्लस H प्लस और FADH2 TCA चक्र के दौरान गठित में संग्रहित ऊर्जा को जारी करने और उपयोग करने के लिए है। इलेक्ट्रॉनों को H2O बनाने के लिए O2 में पारित किया जाता है। मतलब देखो, हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स में क्या पढ़े, अभी क्रेब साइकिल पढ़े, क्या पढ़े, क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल के थ्रू हमें यहाँ से क्या क्या मिला, तो हमें मिला है यहाँ पर NaDH2 मिले हैं, ठीक है। और क्या मिले हैं, तो FADH2 मिले हैं। इनको जब हम तोड़ेंगे तभी तो ATP मिलेगा। तो जब ये देखो मैट्रिक्स से होता हुआ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या है, ये झिल्ली में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब यहाँ पर कैरियर मॉलिक्यूल्स होती है। और देखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या बनाती है, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी बनाई हुई रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। और ये क्रिस्टी वाले भाग में ही क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ETS होती है। और यहाँ पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इधर की ओर। तो चलो बताओ, और इधर उसके बाहर की ओर क्या है, इधर की ओर साइटोप्लाज्म है, सेल में बाहर की ओर साइटोप्लाज्म है। उसके बाद पहला माइटोकॉन्ड्रिया का पहला आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद इस बीच में क्या रहती है, मेम्ब्रेन का स्पेस है, खाली जगह। यहाँ पर देखो ऐसा खाली जगह है ये वाली, तो खाली जगह में देखना क्या होता है। जब NaDH2 रिड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो NaDH बनाएंगे, और साथ में यहाँ से निकलेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जो FMN में जाएगा, मतलब
यहाँ पर उस दिन FMN का जब हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे थे तो फेराडॉक्सिन से होता हुआ जाता है ना, तो क्या बताया था, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है करके बताया था, तो इसमें जाएगा। और ये जो है एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये फेराडॉक्सिन है। इस इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन जो रहती है ना, यहाँ से जो टूटा हुआ हाइड्रोजन रहता है, और देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स में जा रही है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, वो कहाँ पर आ रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है। एटीपी बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ता है, तो प्रोटॉन को आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में रखना पड़ेगा 4H+ के रूप में। देखो इधर आ रही है, फिर से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखना एटीएस में यार है ना, बहुत सारे बच्चों को इसी में दिक्कत रहता है। एटीएस में क्या, कि सबसे पहले ना हमें क्या याद करना चाहिए जिससे ये आसान हो जाए करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स का नाम याद करना चाहिए, कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन लोग हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कौन है पता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, तो इसका क्या काम होता होगा, तो भाई यही जो रहती है ना, NADH2 को NAD+ में कन्वर्ट करती है, तो पहला कॉम्प्लेक्स में यही है। और उसके बाद में देखना तीसरा कॉम्प्लेक्स पहले है, दूसरा कॉम्प्लेक्स बाद में है। क्यों, क्योंकि ये जब दूसरा नंबर का जो कॉम्प्लेक्स रहता है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम जो रहती है ना, सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करती है, और ये जो रहती काम कहाँ पर करती है, तो ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल का एंजाइम कौन होती है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम लोग उस टाइम पढ़े भी थे कि क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं, सिवाय किसको छोड़कर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़कर। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, इसीलिए इसको हम लोग मार्कर एंजाइम बोलते हैं, मार्कर एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड को तो याद ही नहीं रखना है, क्या है इसमें, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो क्रेब्स चक्र का हिस्सा होती है, और क्रेब्स चक्र में इसको कन्वर्ट करने का काम करती है। यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पर है बताओ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पर है, ये जो सक्सिनिक एसिड रहती है इसको फ्यूमरेट, अभी बोला ना, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए रहता है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक्चुअल में रहती कहाँ पर है पता है, ईटी, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन IMM में रहती है। जबकि बाकी जितने भी एंजाइम यहाँ पर दिख रहे होंगे ना कन्वर्जन करने के लिए, सब मैट्रिक्स में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो देखना सक्सिनेट से देखो फ्यूमरेट में चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा कॉम्प्लेक्स देखो भाई, तो तीसरा कॉम्प्लेक्स को देखें, इसमें क्या है, तो इसमें है साइटोक्रोम BC1। इसको याद रखना है, साइटोक्रोम BC1। पहले में क्या रखे हम लोग याद, कि NADH डिहाइड्रोजिनेज थे, दूसरे में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम में है, मार्कर एंजाइम। तीसरा नंबर कॉम्प्लेक्स में, तीसरा कॉम्प्लेक्स में कौन है, BC1 है। चौथा नंबर का कॉम्प्लेक्स देखो, तो चौथा नंबर का कॉम्प्लेक्स में कौन है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम, या बोल सकते हैं वाहक होती है ये। तो कॉम्प्लेक्स मतलब कौन, चौथे में ये है, और पांचवे में कौन है, एटीपी सिंथेस। इसको तो याद ही रखने की जरूरत नहीं है एटीपी सिंथेस को, क्यों, क्योंकि जब F0F1 पार्टिकल आएगा तो वहां पर एटीपी सिंथेस नाम का एंजाइम रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर ये चौथा हो गया, और ये वाले क्या हो गया, पांचवा। तो पांचों कॉम्प्लेक्स को पहले याद रखना, उसमें से है ना, बाकी लोग तो एकदम आसान है। एटीपी सिंथेस जो है बहुत आसान है ना, NADH डिहाइड्रोजनेज भी आसान, क्योंकि NADH2 वही क्या करती है, वो क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। और है ना, दूसरा नंबर तो क्रेब्स साइकिल वाला हो गया, तीसरा और चौथा बस को याद रखना है। उसमें भी देखो सेम सेम है, साइटोक्रोम BC1 है, और यहाँ पर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम, अलग से लिख के भी रख लेना है उसको। फिर देखना इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स याद हो गया। अब कॉम्प्लेक्स याद होने के बाद में देखना इसमें क्या करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से कि जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ेगा तो इसको यूबी क्यूनॉन मिलेगी। यूबी क्यूनॉन जो है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगी, और यूबी क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़कर ये क्या करेगी, फिर से इधर से H+ को लेगी, कहाँ से, मैट्रिक्स तरफ से H+ को लेगी, और UQH2 बनाएगी। UQH2 में से फिर से इलेक्ट्रॉन को देगी साइटोक्रोम B को, फिर उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम C1 जो कॉम्प्लेक्स थर्ड का हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पर, साइटोक्रोम बी में, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन में, फिर साइटोक्रोम C1 में, फिर साइटोक्रोम C1 से निकलकर इधर साइटोक्रोम C आगे की ओर बढ़ रही है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे से जुड़ी हुई रहती, तीसरा, तीसरा और चौथा। ये वाला तो क्रेब्स साइकिल का रहता है,
तो क्रेब्स साइकिल में भी देखना सक्सीनेट से फ्यूमरेट में जब चेंज होते हैं तो हम जानते हैं अभी देखे पढ़े क्या पढ़े कि यहाँ पर एफ से पहले FADH2 बनती है। एफ से पहले क्या बनती है? FADH2 बनती है। देखो यहाँ पर भी क्या हो रही है, सक्सीनेट से फ्यूमरेट जब बनती है तो यहाँ पर क्या बनती है? एक FADH2। और यही FADH2 जो बनी हुई रहती है ना, यहीं पर क्या होती है? उसी का विघटन होता है ना। तो यहाँ पर FADH2 जो इन लोग बनाए रहते हैं ना, उन्हीं लोग FAD प्लस प्लस H प्लस में बदल जाते हैं। कौन कहाँ पर बदलेंगे? यहाँ पर। और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड ना अलग ही कहानी है इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की, है ना। देखना ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आता हुआ। ये सब कहाँ चला गया इसका, ये वाला जो भी मैं लिखा था इधर चला गया। चलो ठीक है ना। यहाँ से चलो जाने, इधर को हम लोग पढ़ ही लिए। उसके बाद में देखना है साइटोक्रोम यहाँ से होता हुआ साइटोक्रोम बी में, फिर आयरन सल्फर से बनी हुई प्रोटीन फिर साइटोक्रोम C1 में जाती है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से साइटोक्रोम C से C1 थर्ड वाला फोर्थ वाले से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कॉपर CuA वाला जो है आ रही है, और यहाँ से साइटोक्रोम N और साइटोक्रोम N और साइटोक्रोम N, कॉपर से बनी हुई जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती है या यौगिक, वो सब चीज इसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ रही इधर, और इधर इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है उसको ये जो FAD जो है ना वो टूट के H+H+ बना के इस इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कर रहा है UbQAnon UbQH2 करके, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन फिर से दे रहे हैं, किसको दे रहा है? साइटोक्रोम B को। और इधर वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया चौथे नंबर में। बाकी दूसरे नंबर का जो इलेक्ट्रॉन वाला है इलेक्ट्रॉन, वो किधर जा रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में, और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। ठीक है। लास्ट में भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ लिया कौन? इसको पकड़ लिया ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन पकड़ती है तो यहाँ पर क्या बनती है? वाटर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होती है? पूछते हैं एक्सेप्टर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या बना देती है? जल। और जिसको हम लोग पढ़े रहते हैं, जल टूट के जो इलेक्ट्रॉन दिए रहती है फोटोसिंथेसिस में, वही इलेक्ट्रॉन जब है ना तोड़ती है, वही इलेक्ट्रॉन को जब दिए रहते हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर देखो नेचर ने कैसे बनाया, जल ही टूट के अपने आप को क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन दिया था उसको अपने आप को तोड़कर, और बाद में नेचर के द्वारा जल को वापस बना दिया जाता है। देखो ऑक्सीजन पकड़ लेती है किसको? इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पकड़ के क्या बना रही है? वाटर बना रही है। तो लास्ट में जल फिर से बन जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो H+H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था कहाँ पर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो वहां है ना प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेंगे, और इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से होता हुआ कहाँ पर आएगा? वो स्ट्रोमा की तरफ। तो हम जानते हैं, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कि F0 पार्टिकल पूरी तरीके झिल्ली में धसे हुए रहते हैं, और F1 थोड़ा बाहर की ओर स्ट्रोमा की ओर रहेंगे, है ना। स्ट्रोमा नहीं, यहाँ पर मैट्रिक्स है, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ रहे हैं, तो ये इधर क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स तरफ आएंगे तो F0 F1 पार्टिकल से होता हुआ ऐसे निकलेगा H+, तो एक बार में 4H+ निकलती है, तो कितने ATP बनते हैं? एक ATP बनती है, और इसके लिए ATP सिंथेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो पहले एनसीईआरटी इसको 2H+ देता था, लेकिन अभी 4H+ कर दिया है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो याद रखना है 4H+ जो है निकलती है। तो यही होती है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखो, और कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन की दिशा बस याद रखना है, यहाँ से कौन कहाँ पर होती है पूछेंगे, है ना, और ये कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन आती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। पूरा बात थ्योरी में लिखा हुआ है, यही सब जो बातें बताया मैंने, है ना, वही सब चीजें जो है थ्योरी में लिखी हैं, है ना। इसके बाद में हाँ ये देखो, यहाँ से एक NADH2 टूटता है, 3 ATP का ऑक्सीकरण होती है, एक FADH2 टूटते हैं तो 2 ATP वगैरह सब बनती है, वो सब चीज जाने। यहाँ पर देखो है लिखा भी है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन लोग आते हैं, तो NADA डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स सेकंड में FADH2 आती है, कॉम्प्लेक्स है ना FADH2 एंड वो भी आती है ना, दोनों रहती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंड FADH2, ये भी क्योंकि यहाँ पर से वही बनती है इसलिए वही टूटती है ना। FADH2 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज आती है, कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेज आती है। तो कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्प्लेक्स को याद रख लेना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स या बोल सकते हैं यौगिक या कंपाउंड रहते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ से बताया गया है ना शॉर्ट में। कॉम्प्लेक्स 1 में ये देखो क्या क्या हो रहा है, NADH प्लस H2 NAD में टूट रहा है, सक्सेनेट से फ्यूमरेट में ये टूटती है। जो क्रेब साइकिल का है कॉम्प्लेक्स थर्ड में, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करते हैं, फिर आगे मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स 4 में आके पकड़ रही है, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 इन्वॉल्व हो रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 में एटीपी सिंथेसिस होता है, जिसके लिए एटीपीज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और मैट्रिक्स में बनते हैं तो मैट्रिक्स में एटीपी बना देती है। कुल मिलाकर स्टेप बाय स्टेप यदि हम जानेंगे ना तो इजी है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखें तो कॉम्प्लेक्स देखो NADH प्लस H प्लस जाती है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, यूबिक्विनोन में जाती है कॉम्प्लेक्स सेकंड में, FADH2 सक्सिनेट बनती है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B1 से होता हुआ साइटोक्रोम C में, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से होता हुआ लास्ट में वाटर बना देती है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बन जाते हैं, और इधर से आते रहते हैं तो क्या बनते जाती है, एटीपी बनते जाती है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है वही बात को यहाँ से हमें याद रख लेना है, एक बार में 4H प्लस जब जाती है तो एक एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये देखो एफ नॉट जो रहता है ना पूरी तरीके से झिल्ली में इम्बेडेड रहते हैं, लेकिन एफ नॉट बाहर की ओर रहती है। यहाँ पर एटीपी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। और किधर बनती है एटीपी पूछेंगे तो मैट्रिक्स तरफ बनती है, एटीपीज एंजाइम के प्रेजेंस में या एटीपी सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनती है, और ऐसे ध्यान बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहाँ से होता हुआ ऐसे निकलती हुई दिखाई दे रही है, और निकल के एटीपी बनाती है मैं इधर की ओर में मैट्रिक्स की तरफ में। ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा है F1 परिधि झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। इंटीग्रल का मतलब झिल्ली में धसे हुए रहते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली में धसे हुए रहते हैं F0 पार्टिकल जो है। ठीक है ना, ये सब चीजें वही है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। ये ओवरऑल यहाँ पर इसको जूम करके दिखाएं, साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म की ओर है साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म की ओर है, इनर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है इधर की ओर में। इन सब को कॉम्प्लेक्स को बता दिया गया है कि सब जब टूटती है ना NADH2 वगैरह, तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है करके क्वेश्चन पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा पूछेंगे कि किसमें से होकर के इलेक्ट्रॉन जाती है, ऐसे ये सब चीज का बीच के मॉलिक्यूल्स का नाम। ठीक है, और पूछेंगे कि एक NADH2 से कितने H प्लस निकलते हैं पूछेंगे, एक FADH2 से कितने निकलते हैं, मतलब कितने एटीपी बनते हैं पूछेंगे। तो हम तो देख ही चुके कि एक NADH2 से 3 एटीपी बनती है, जबकि एक FADH2 से 2 एटीपी बनती है। सब चीज हम लोग जान गए, तो पूरा उसका ओवरऑल यहाँ पर है बताया गया है। डायग्राम देख के ही कुछ समझ आ जाती है जब हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, फिर से मास्टर आ गया ये, है ना, पढ़ाते पढ़ाते ये बुजुर्ग हो गया है ना, लेकिन लोगों को समझ नहीं आया, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि श्वसन बैलेंस शीट जब बनाते हैं हम लोग तो देखो क्या होती है, वही बात बताया मैंने कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, उसके द्वारा ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलती है, और इसके द्वारा 2 एटीपी मिलती है। बनती 4 है लेकिन मिलती कितनी है, 2, तो 4 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2, 2 एटीपी नेट गेन होती है, कहाँ से, ग्लाइकोलाइसिस से। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से एटीपी मिलते हैं। इन लोग कौन से वाले हैं पता, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, मतलब देखो यहाँ से सबस्ट्रेट लेवल से 2 एटीपी बनते हुए दिखाई दे रही है। हम लोग जानते हैं, जिन लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे उनको पता है ना, क्या कि शुरू मतलब शुरू क्लास को देखे होंगे, उनको पता है क्या कि जब ग्लाइकोलाइसिस में, है ना, ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनते हैं, तो उस टाइम में 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2। लिंक रिएक्शन जब होती है तो लिंक रिएक्शन में भी पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम A बनते हैं, तो भी क्या बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। क्रेब साइकिल में हम जानते हैं एक बार चलती है तो कितने NADH2 बनते हैं, 3, तो 2 बार चलती है कितने, 6 NADH2 बनते हैं। उसके अलावा 2 यहाँ से क्या बनती है, FADH2, और 2 क्या बनते हैं, GTP बनते हैं, और इतना ही कहानी है सब में। ठीक है, यहाँ से ग्लूकोज से पायरुवेट बनते 2 NADH2 बनती है, और क्या बनती है, 4 ATP बनते हैं, और 2 यूज होता है, 2 ATP यूज होता है, 2 ATP यूज होता है, और यहाँ पर 4 ATP बनते हैं।
ये जिसको समझ आ गया ये सब चीजें जो है ना जो भी लिखा है यहाँ पर बात, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर है ना बता सकते हैं, जैसे आगे में दिखाया भी होगा इसके, है ना। जैसे यहाँ पर देखो पूरा बात को बना के दिए हैं। ग्लाइकोलाइसिस, 2 ATP डायरेक्टली मिलता है, सीधा सीधा, है ना। 2 ATP मिल जाते हैं, क्योंकि दो खर्चा हुआ रहता है, 4 बने रहते हैं, तो 4 में से 2 चले गए तो 2, तो 2 ATP मिल गए। 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं, अभी बताया मैं 2 मॉलिक्यूल्स कहा क्या के बनते हैं ना। यहाँ से कहाँ चला गया ये जो लिखा हुआ, है ना। चला छोड़ो उसको। 2 ATP, तो यहाँ से कितने बन गए, 2 ATP बन गए यहाँ से, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बने, तो एक से कितनी मिलती है, 3, तो 2 से कितने मिल जाएंगे, 6। 2 NADH2 लिंक रिएक्शन से मिलती है ना। ये कौन सी रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन है ये, लिंक। तो लिंक रिएक्शन से 2 बनते हैं बताया मैंने, तो 2 बनती है, तो 2 से कितने हो जाएंगे, 3, 1 से 3 मिलते हैं, तो 2 से 6, तो 6 6 12 2 14 हो गए। उसके बाद TCA मतलब क्रेब साइकिल से कितने, 6 NADH2 मिलती है, 2 FADH2, 2 GTP, तो 6 इंटू 3 ATP करेंगे कितना आ जाएगा, 18, इंटू 2 ATP करेंगे कितना आ जाएगा, है ना, 4, 2 और 2 4, और ये कितने हो जाएंगे, इंटू 2 ATP मतलब क्या है, मतलब 1 ATP, 1 ATP तो 2 का 2 ही हो जाएगा, तो ATP GTP ही रहती है ना। तो इसको लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, ATP ही। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें कितना ATP मिलता है, 38 ATP मिलते हैं, है ना। तो नेट गेन कितना होता है, 38 ATP। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, यहाँ से ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस चला, तो ये चले कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में चला तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में बना, तो ये क्या है, मैट्रिक्स में चला, तो ये मैट्रिक्स में चला, तो मैट्रिक्स के बाद में यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में चला। और उसके बाद में जब सब लोग टूटेंगे तो क्रेब साइकिल के बाद में आएगी TS, जो कहाँ पर चलेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है ना। तो कुल मिलाकर सब जगह से क्या क्या हुआ देखो, 2 GTP, 2 NADH, है ना, 2 NADH यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से 3 दूनी 6 NADH, 2 FADH, तो सब वही बातें हैं, बार बार उसी बात को, एक ही बात को हम लोग बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के दौरान सब चीज जब टूटा रहता है, कुल मिलाकर नेट गेन 36 ATP होती है, कभी कभी 38 भी मिलते हैं, ठीक है। कुछ दो जो है और खर्चा हो जाती है ना, यहाँ पर से जो ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ रहता है उन लोग, है ना, वहां पर कमी हो जाती है, मतलब बन नहीं पाती कुछ स्टेप पे, तो उसकी वजह से कभी कभी 36 ATP भी मिलते हैं, तो याद रखना इनको। अगला है किण्वन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में तुलना करना है। तो फर्मेंटेशन से, है ना, सीधी सी बात है भाई, फर्मेंटेशन में क्या होती है, पार्सली ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब आंशिक रूप से टूटेगा ग्लूकोज, जबकि इसमें कंप्लीट रूप से टूटते हैं ग्लूकोज, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बनती है। नेट गेन ATP यहाँ पर 2 होती है, यहाँ पर 36 ATP मिलती है हमें। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस रेदर स्लोली, मतलब इसमें देखो NADH जो है इससे तो क्या मिलना रहता है, ATP मिलना रहता है, लेकिन ये स्लोली रहती, काम ही नहीं करती कुल मिलाकर, इसलिए तो ATP नहीं मिल पाता। तो NADH ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, NADP प्लस बनाते हैं वेरी वैग्रसली। वेरी वैग्रसली का मतलब बहुत तेजी से बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत तेजी से ATP बनती है, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला है एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एम्फीबोलिक का सीधा सा मीनिंग है एम्फी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन, एक ही कॉमन हो जाएंगे, इस कॉमन वर्ड को जान गए मतलब ये पूरा समझ आ जाएगा क्या। देखिए कॉमन का मतलब चाहे रेस्पिरेटरी सब्सटेट या बोल सकते हैं श्वसनीय पदार्थ, चाहे कैसा भी हो, श्वसनीय पदार्थ जो श्वसन में यूज होती है वैसे पदार्थ को श्वसनीय पदार्थ कहते हैं, चाहे वो क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, सबको बनना क्या है पता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना है सबको। फैटी एसिड, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती ठीक है। और इसके बाद में पूरा ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता हुआ, है ना, यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता हुआ पैरुविक एसिड से होता हुआ इसमें आ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाएगा, कौन, ग्लिसरॉल वाला, जबकि ये फैटी एसिड वाला जो है डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम बना देती है, ठीक है। और ये तो हम ग्लूकोज को जानते ही है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से टूट के पूरे स्टेप बाय स्टेप लास्ट में क्या बनते हैं, पैरुविक एसिड, और लिंक रिएक्शन के द्वारा क्या बन जाती है, एसिटाइल कोएंजाइम। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेंगे और डायरेक्ट पैरुविक एसिड बना देते हैं। तो कुल मिलाकर बोला जाए कि सब लोग कहाँ पर आएंगे, कॉमन क्या होता है सभी के लिए, रेस्पिरेटरी सब्सटेट के लिए, तो एसिटाइल कोएंजाइम इसको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सबके लिए जितने भी रेस्पिरेटरी सब्सटेट है उन सबके लिए कॉमन पाथवे में क्या ऐसा मॉलिक्यूल्स बनता है जो सबके लिए कॉमन होता है, पूछेंगे
तो एसिटाइल को एंजाइम एक क्या होती है, कॉमन होती है, और वही जब रहेगी तभी तो क्या बनाएगी, क्रेब्स साइकिल में, है ना, वाटर और CO2 बना देती है। ठीक है, तो इसको कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, फ्लो चार्ट में जब आएगा तो कौन कहाँ कहाँ पर किससे टूटती, जिससे बनी रहती वही उसी में टूटती है। प्रोटीन बनी है अमीनो एसिड से, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने तो अमीनो एसिड में टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बने तो कार्बोहाइड्रेट, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बने। ठीक है, और ये बात यहाँ पर जो थ्योरी लिखा है इसी बात को बताया है ना, कि लास्ट में एसिटाइल को एंजाइम यही क्या होती है, सबका है ना सार होती है। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे, तो ये बात वही बात है, सेम टू सेम बातें हैं। इसके आगे और देखते हैं, अगला ये लास्ट टॉपिक है श्वसन भागफल या RQ, या क्या बोलते हैं हम लोग श्वसन अनुपात। तो देखिए इसमें क्या होती है ना, इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, तो इसको भी जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखें, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, मतलब क्या है, ऑक्सीजन, तो कैसे ऑक्सीजन, उपयोग हुए ऑक्सीजन और यहाँ पर निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, आरक्यू के हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट मतलब श्वसन गुणांक बोलते हैं इसको, श्वसन गुणांक है। तो क्या होती है श्वसन गुणांक, तो सीधी सी बात है भाई, नीचे में ऑक्सीजन जितना यूज होगा तोड़ने के लिए और जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वही श्वसन गुणांक होती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं C6H12O6 में से 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही तोड़ने के लिए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, तो नीचे में जितना ऑक्सीजन, जैसे 6 ऑक्सीजन है तो 6 आएगा नीचे में, और ऊपर में आ जाएगा क्या, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो कट जाएगा, तो RQ आ जाएंगे कितने, 1 आ जाएगा। तो ग्लूकोज का RQ वैल्यू कितना होता है पूछेंगे तो 1 होती है। ठीक है, RQ depends upon the types of respiratory substrate. RQ is carbohydrate for one because of the equal amount of the CO2 and the O2 are evolved and consumed respectively। मतलब बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के लिए RQ वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 क्यों होती है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन तोड़ने के लिए जितना जरूरत है ऑक्सीजन की, जितना मॉलिक्यूल उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है। तो नीचे में जितना रहेगा 6, ऊपर में भी उतना ही है 6, तो 6 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होती है, 1 होती है, लेकिन फैट के लिए 1 से कम होती है, और RQ पर प्रोटीन के लिए 0.9 होती है। तो फैट के लिए बात करेंगे तो 1 से कम मतलब कितना, तो लगभग 0.7 करीब करीब होती है। तो RQ वैल्यू का सीक्वेंस देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होता है 1.0, उसके बाद 0.9, फिर 0.7। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं CPF से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू ज्यादा और P मतलब कम, मतलब यहाँ पर कम है फैट। अब देखो यहाँ पर कम कैसे आया होगा, कम आने का रीजन क्या है, जब नीचे वाला ज्यादा होगा तब कि ऊपर वाला ज्यादा होगा तब। तो अंश और हर वाली बात जानते हैं, हर और अंश वाली बात, नीचे वाले का हर बोलते हैं शायद, है ना, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश। तो नीचे वाला जब ज्यादा रहता है ना और ऊपर वाला छोटा रहता है तो कम आती है, और जब ऊपर वाला बड़ा रहता है नीचे वाले कम रहते हैं तो 1 से ज्यादा आते हैं। तो ये बात हमें जानना चाहिए, है ना, तो इम्पोर्टेंट बात है ये। ठीक है, और कुछ और दिए हैं उसका भी जानते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। RQ ऑफ फैट्स 0.1 से क्या, कैलकुलेशन ऑफ द फैटी एसिड एग्जांपल, ट्राइपैमेटिन का एक बार दिया था, है ना, नीट वालों ने, कि ट्राइपैमेटिन का कितना होता है पूछा था। ट्राइपैमेटिन का यहाँ पर फार्मूला दिया है 145। भाई इस फार्मूला में कौन क्या है इससे मतलब नहीं है हमें, RQ जब भी पूछेगा हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ही मतलब है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 145 है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 102। तो जाहिर सी बात है ना, कम ही आएंगे। नीचे वाला जब ज्यादा रहता है तो ऊपर वाले कम रहते हैं, तो 1 से कम ही आता है। प्रोटीन के लिए देखें तो 0.9। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर द ऑफन मोर देन वन, प्योर प्रोटीन्स और फैट आर नेवर यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सीधी सी बात है, जब हम लोग इस क्लास को शुरू किए थे, शुरू में ही बताया था मैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसनीय पदार्थ के रूप में 3 चीजें यूज होती है, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। सबसे पहले यूज होती है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होती है फैट, उसके बाद प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज्यादा टूटते हैं और वही जब तक रहती है वही टूटते रहती है, वही एनर्जी देती है। कभी कभी फैट टूटती है और प्रोटीन तो टूटती नहीं, प्रोटीन टूटेगा तो मर जाएंगे, सीधी सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि प्रोटीन से ही मिलकर हम बने हैं। ठीक है, तो RQ वैल्यू प्रोटीन के लिए कितनी होती है,
0.9, फैट के लिए कितनी होती है, 1 से कम मतलब 0.7 लगभग, और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है। ये बात हम लोग जान गए आज, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज होती है इसमें जानने के लिए, तो उसको भी थोड़ा जानते हैं हम लोग कि क्या चीजें और होती हैं। तो आरक्यू में हम जाने क्या, आरक्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर उपयोग में आने वाले ऑक्सीजन और यहाँ पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पर श्वसन हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं भाई, एक वायवी होता है, एक क्या होता है, अवायवी, ठीक है। ग्लूकोज को तो ही तोड़ना है ना, तो दो कंडीशन है हमारे पास में वायवी, तो वायवी में ऑक्सीजन यूज होगा और इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के वाले हैं इन लोग। तो ऑक्सीजन जब यूज होगा तो कहीं ना कहीं इसमें कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कोई वैल्यू आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भाई आरक्यू निकालने के लिए बोलेगा, रेस्पिरेटरी किसमें, आरक्यू निकालने के लिए बोलेगा अवायवीय श्वसन के लिए, तो आरक्यू निकालने के लिए हमारे पास में दो है यहाँ पर, क्या अवायवीय में, क्या किण्वन वाले, कौन से किण्वन, तो किण्वन में हमारे पास में दो है, कौन से, एक पहला कौन सा वाला, ईस्ट वाला, और दूसरा क्या है, लैक्टिक एसिड वाला। तो हम जानते हैं लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं निकलता, तब क्या, नहीं निकलता, जबकि इसमें क्या होता है, CO2 निकलते हैं, तब क्या आर की वैल्यू, तब जानते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, क्या, कि जब यीस्ट जो है ना, उसमें आर की वैल्यू को निकालेंगे तो CO2 तो निकलती है, मतलब ऊपर में CO2 आएगा ही आएगा, लेकिन भाई बिना ऑक्सीजन के होने वाली प्रोसेस है ये, तो नीचे में तो ऑक्सीजन नहीं है, जीरो है, तो किसी का भी 1/, जब जीरो रहता है तो क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आते हैं, अनंत। गणित, गणित जानते कि नहीं जानते, गणित की कहानी ऐसी ही है कि किसी के भी नीचे में क्या आ जाएंगे, जीरो, तो क्या हो जाती है, अनंत। ये बात जानते कि नहीं जानते, और ये 0/1 रहती है तो क्या होती है, जीरो। 0/1 में क्या होती है, देखो दो कंडीशन है ना, ए नंबर और दूसरा कौन सा नंबर, बी नंबर। 1/0 अनंत और 0/1 जीरो, ये जानते हैं। तो बताओ ईस्ट वाले में क्या होगी, ईस्ट वाले में आर की वैल्यू पूछेंगे तो अनंत, जबकि लैक्टिक एसिड में CO2 निकलता नहीं है, तो CO2 नहीं निकलेगा, तो आर क्यू हम जानते हैं क्या, CO2 डिवाइडेड बाई क्या होती है, O2, है ना, मतलब O2 जितना लगता है उतना और CO2 जितना निकलती है उतना। तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू जीरो हो जाती है यहाँ पर, किसके लिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए जीरो, जबकि ईस्ट फर्मेंटेशन के लिए कितनी हो जाती है, अनंत रहती है ये। तो ये आर की वैल्यू की कहानी है भाई, इसको भी हमें जानना है ना, किसके लिए अनंत होती है, किसके लिए जीरो होती है। हम कुछ भी दे सकते हैं ना, और कुछ भी एग्जांपल और ले सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो कोई भी चीज को हम दे दिए, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, एक अणु है, मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स, प्लस इसके ब्रेक डाउन होने के लिए 100 O2 की जरूरत है, 100 O2, और यहाँ पर है ना निकले 50 CO2 निकले, प्लस H2O निकला, प्लस और है ना ATP निकले, कुछ भी निकला, हमें इन सब से किसी से मतलब नहीं है। आरक्यू जब भी पूछेगा हमें दो लोगों से मतलब है, बस ऑक्सीजन से मतलब है और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। और ऑक्सीजन में कितने, तो यहाँ पर देखो 100 है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 50, तो है ना कितने हो जाएंगे, ये कटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1/2, मतलब 0.5 आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन में, है ना, कि ट्राइपैमेटिन का सूत्र क्या है, इन सबसे मतलब नहीं है। लेकिन भाई चूंकि एनसीईआरटी ट्राइपैमेटिन का सूत्र दिया है, तो कौन सही सूत्र है पूछ सकते हैं भाई, अलग से क्वेश्चन। तो C51H98O6 क्या होती है, ट्राइपैमेटिन का एग्जांपल है, और ट्राइपैमेटिन ये क्या होती है, फैट है, ठीक है। तो आर की वैल्यू यही है ना। तो हमारी कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है, किसकी, फोटो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर की, है ना। ये छोटा सा ही चैप्टर है, लेकिन एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में, तो हमें यहाँ इसका PDF चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, नीट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।